हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार एकदम झकास। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और अरब इन्वेजन पढ़े थे। और अरब के बाद भारत में आक्रमण करने वाले दूसरे सफल मुस्लिम थे तुर्क, यानी कि तर्किश। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्किश इन्वेजन। बिना कोई देरी किए इसकी क्लास को शुरू करते हैं। तर्किश इन्वेजन, हेडिंग डाल लीजिए, तर्किश इन्वेजन। यानी कि तुर्क आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहला सफल तुर्क या टर्किश हुआ महमूद, जो कि इतिहास में महमूद ऑफ गजनी कहलाता है, या जिसे हम लोग महमूद गजनवी भी कहते हैं। ये गजनी इसलिए कहलाता था क्योंकि ये अफगान के गजनी नामक स्थान से आया था। तो हम लोग इस टर्किश इन्वेजन में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, महमूद गजनी। तो लोग महमूद गजनवी भी कहते हैं। ये अफगानिस्तान के ये अफगानिस्तान के एक जगह से आया था। उस जगह का क्या नाम था? गजनी। और इसी गजनी में एक डायनेस्टी चला करता था, तो क्या कहलाता था? गजनी डायनेस्टी या गजनी वंश। इसका इन्वेडिंग पीरियड था 1000 से 1027 ईस्वी तक। ही इन्वेडेड 70 टाइम्स इन इंडिया। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसके द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किए गए थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान में गजनी नामक स्थान पर एक वंश चला करता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? गजनी डायनेस्टी या गजनी वंश, जिसकी स्थापना कभी अलबगीर नामक शासक के द्वारा की गई थी। इस गजनी नामक स्थान पे क्या चलता था? गजनी डायनेस्टी। और इस गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, यानी संस्थापक कौन था? अलबगीर। अलबगीर वाज फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी या गजनी वंश। और इसी गजनी वंश को हम लोग यामिनी वंश भी कहते हैं। यामिनी डायनेस्टी या यामिनी वंश। गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक अलबगीर नामक शासक हुआ। अफगानिस्तान के गजनी में अलबगीर द्वारा गजनी या यामिनी वंश की स्थापना की गई, और क्योंकि इसका कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी सक्सेसर नहीं था, इसीलिए इसी के मरने के बाद इसका एक स्लेव, इसी का एक दास अगला शासक बना। और इसी अलबगीर का एक स्लेव हुआ करता था, इसी का एक दास हुआ करता था, जो क्या कहलाता था? इसका नाम था अलबगीर के दास का नाम था, उसका सबूत स्लेव का नाम था सुबुक्तगीन। अलबगीर फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी, यामिनी डायनेस्टी। और इसका एक स्लेव हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और दोस्तों यही सुबुक्तगीन, और यही जो सुबुक्तगीन था, ये कौन था? फादर ऑफ महमूद। ये महमूद गजनी का क्या था? पिता था। और यही सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले तुर्क माना भी जाता था।
और इसी सुबुक्तगीन को भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहला तुर्क माना जाता था। इसी में लिखेंगे सुबुक्तगीन के बारे में। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन कौन था? फर्स्ट टर्किश इन्वेडर, फर्स्ट टर्किश इन्वेडर टू इन्वेड इन इंडिया। और इसी का बेटा था महमूद गजनवी। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनी या महमूद गजनवी। भारत पर जो सबसे पहला तुर्क आक्रमण, जो टर्किश इन्वेजन हुआ, वो लगभग कब हुआ था? 987 ईस्वी में। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। और उस समय आप जानते हैं भारत में एक वैली हुआ करता था, एक घाटी हुआ करता, जिसे हम लोग क्या कहते थे? काबुल वैली, यानी काबुल घाटी। और इसी काबुल घाटी में एक वंश चला करता था, एक डायनेस्टी चला करता था, जिसे हम लोग कहते थे क्या? हिंदू शाही डायनेस्टी, यानी हिंदू शाही, हिंदू शाही वंश। काबुल वैली था, काबुल वैली में एक वंश चला करता था जो क्या कहलाता था? हिंदू शाही वंश। और ध्यान रखेंगे, इस हिंदू शाही डायनेस्टी में या हिंदू शाही वंश में एक रूलर रूल किया करता था। इसी हिंदू शाही डायनेस्टी में एक रूलर रूल किया करता था, और जिसका क्या नाम था? जयपाल। हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर का क्या नाम था? जयपाल। और इसी जयपाल ने इस हिंदू शाही डायनेस्टी का कैपिटल किसको बनाया था? वह हिंद को। ये वह हिंद क्या था? इस हिंदू शाही डायनेस्टी का राजधानी था। इस हिंदू शाही डायनेस्टी की राजधानी या कैपिटल वह हिंद हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे, इसी जयपाल नामक शासक पर सुबुक्तगीन द्वारा सबसे पहले तुर्क आक्रमण यानी टर्किश इन्वेजन किया गया था। सुबुक्तगीन के ही द्वारा सबसे पहले हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया गया, जिसकी राजधानी वह हिंद हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे, ये वंश काबुल घाटी में चला करता था या काबुल वैली में चला करता था, जो कभी 16 महाजनपदों में एक गांधार प्रदेश हुआ करता था। वहीं पर हिंदू शाही डायनेस्टी चला करती थी। बार बार सुबुक्तगीन जयपाल पर आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन उस पर वे सफल नहीं हुए। और ध्यान रखेंगे, 998 ईस्वी में जब सुबुक्तगीन की डेथ हुई, सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, तो 998 में ही गजनी का शासक बना कौन? महमूद गजनी। तो 998 में ही महमूद गजनी क्या बन गया? रूलर ऑफ गजनी, यानी गजनी का शासक बना। और ये जब सिंहासन पर बैठा 998 ईस्वी में ही, तो सिंहासन पर बैठते ही इसने एक कसम खाई कि ये हर साल हिंदुस्तान में एक आक्रमण करेगा, एक अटैक करेगा। और इसका बार बार हिंदुस्तान में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ये हिंदुस्तान से अपार धन और संपत्ति लूटकर खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। ये खुद को इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली कहाँ स्ट्रॉन्ग करना चाहता था? तो गजनी में। इसीलिए ध्यान रखेंगे, महमूद गजनी का भारत में आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो दो थे। का जो अटैक करने का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो दो था। पहला, टू गेट गोल्ड, यानी
धन, सोना लूटना। और सेकंड क्या था? टू स्प्रेड इस्लाम, यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार। और क्योंकि इसका उद्देश्य था यहाँ से धन लूटना, सोना लूटना, इसलिए हमारे राजा अपना धन, अपना सोना अपने सबसे सुरक्षित स्थान पर रखते थे, और वो सुरक्षित स्थान हुआ करता था मंदिर। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंसान किसी से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ ईश्वर से। यही कारण है कि महमूद गजनवी ने भारत में जब आक्रमण किया तो इसने अपना मुख्य रूप से जो टारगेट था वो भारत के मंदिरों को बनाया था। और ये जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया करता था तो वहीं से मंदिरों को लूट पाट करके मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ दिया करता था, खंडित कर दिया करता था। तो ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी को ही कहा जाता है बूत शिकन। इसी महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये मूर्तियों को क्या करता था? खंडित कर देता था, तोड़ दिया करता था, इसीलिए इसको कहा जाता है बूत शिकन। और इसी महमूद गजनी को इतिहास में एक और नाम से जाना जाता है, जो कहलाता है मूर्ति भंजक। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, he was first Muslim in India to get the title of Sultan in Ghazi. He was the first Muslim to get the title of Sultan in Ghazi. सुल्तान ए गाजी, टाइटल को हिंदी में उपाधि कहते हैं। सुल्तान ए गाजी। भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम पहला मुसलमान था। भारत में सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान ये एक उपाधि है, एक टाइटल हुआ करता था, जो ऑफिशियली बगदाद के खलीफाओं द्वारा दी जाती थी। किसके द्वारा दी जाती थी? बगदाद के खलीफाओं द्वारा दी जाती थी। लेकिन महमूद गजनवी को ऑफिशियली खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि नहीं दी गई थी, इसीलिए खुद अपने आप को सुल्तान कहलवाया था इसने। और इसके अलावा इसने खुद को गाजी कहकर पुकारा, और गाजी का मतलब ही होता है काफिरों का नाश करने वाला योद्धा। और ध्यान रखेंगे, इसी के बाद महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में अपना पहला अटैक किया, फर्स्ट अटैक इन इंडिया। भारत में प्रथम आक्रमण। ये आक्रमण कहाँ किया था भारत में? तो ये पेशावर नामक जगह में किया था। और इसी पेशावर का एक रूलर हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? जयपाल। महमूद गजनवी ने अपना सबसे पहला आक्रमण पेशावर के शासक जयपाल पर किया। वो कब किया था? 1000 ईस्वी में। ये इसका भारत में सबसे पहला आक्रमण था, लेकिन इसका कोई रिजल्ट या कोई नतीजा नहीं निकला। अगले ही साल 1001 में अगले ही साल 1001 में जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच एक लड़ाई लड़ी गई, जो कहलाया क्या? बैटल ऑफ वह हिंद। बैटल ऑफ वह हिंद, यानी वह हिंद का युद्ध। वह हिंद का युद्ध। ये वह हिंद का युद्ध जयपाल और महमूद गजनी के बीच लड़ाया गया। इस युद्ध में महमूद गजनी ने जयपाल को पराजित कर दिया।
और उसका उपहास करके, उसका मजाक बनाकर वापस चले गए। इसको मारा नहीं, इसकी हत्या नहीं की। इसी बात से दुखी और अपमानित होकर जयपाल कमिटेड सुसाइड, जयपाल के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। और इसके बाद इसी का पुत्र, के बाद इसी का पुत्र यानी जयपाल का पुत्र, जयपाल का ही पुत्र, जिसका नाम था आनंदपाल। जयपाल के बाद हिंदू शाही वंश का शासक आनंदपाल बन गया। और ध्यान रखेंगे, इसी आनंदपाल को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पराजित किया, वो भी सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद, सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद में, यानी वहिंद का द्वितीय युद्ध में वहिंद के द्वितीय युद्ध में इसी आनंदपाल को फिर से पराजित किया। किसने? महमूद ने। इसके बाद 1013 1014 ईस्वी में 1013-14 ईस्वी में ही अटैक स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। इसने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर आक्रमण किया, अटैक किया। अटैक स्थानेश्वर महादेव टेम्पल इन थानेश्वर। और ये थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर आता है थानेश्वर। कुरुक्षेत्र में आता है, तो किसके? हरियाणा के। इसी आक्रमण के दौरान इसने चक्र स्वामी की मूर्ति नष्ट कर दी। इसी आक्रमण के दौरान इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट कर दिया। और आप जानते हो कि चक्र स्वामी का मतलब होता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण। इसके बाद 1019 में ही अटैक कालिंजर। अटैक कालिंजर। इसने कालिंजर पर अटैक किया। और उस समय इस कालिंजर का एक रूलर हुआ करता था, इसका नाम था विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल। 2019 में ही अटैक कालिंजर, और कालिंजर का रूलर हुआ करता था विद्याधर चंदेल। और जैसा कि आप जानते होंगे कि विद्याधर चंदेल एकमात्र शासक था, ही वॉज द ओनली रूलर जो कि कभी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। दोनों के बीच एक संधि हुई, बाकी के सारे युद्ध में विजय हुआ महमूद गजनवी का। सबसे फेमस आक्रमण 1025 ईस्वी में, सबसे फेमस आक्रमण 1025 ईस्वी में, जो कि इसका कौन सा था? 16वां आक्रमण था। का 16वां आक्रमण माना जाता है। और ये कहाँ किया गया था?
सोमनाथ टेम्पल पर, यानी सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और उस टाइम गुजरात के जो रूलर हुआ करते थे वो थे भीम फर्स्ट या भीम प्रथम। और यहीं पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, और ये किस डायनेस्टी का रूलर था? चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश का। ये वही राजा है, ये ये भीम फर्स्ट ये वही राजा है जिसके सामान विमल शाह ने राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वही शासक है जिसने सोमनाथ मंदिर का सबसे पहली बार पत्थर से निर्माण करवाया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय वो लकड़ी का बना हुआ था और वहां पर भगवान शिव की सोने की मूर्ति थी। वो सोने की मूर्ति और सारा का सारा धन लूट कर महमूद गजनवी उत्तर भारत की ओर बढ़ा, तो राजस्थान में को जाटों के द्वारा घेर लिया गया। और वो सोने का दरवाजा जो ये सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जा रहा था, वो इससे वापस लूट लिया गया जाटों के द्वारा। इसीलिए महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण, इसका जो लास्ट अटैक था, वो हुआ 1027 में। 1027 में इसका क्या था? लास्ट अटैक, अंतिम आक्रमण। और ये किस पर किया गया? तो ऑन जाट्स, जाटों पर। इसके बाद ये गजनी लौटा और वहीं पर 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा महमूद गजनवी के महमूद गजनी के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, यानी प्रसिद्ध लेखक। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अल बरूनी। भारत में आकर हिंदू पुराणों का अध्ययन करने वाला, या आप कह सकते हैं भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान था अल बरूनी। इसी अल बरूनी द्वारा एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई जो कहलाया किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। या फिर तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। के बाद फिरदौसी के द्वारा एक बुक लिखी गई जो कहलाया शाहनामा। तीसरे नंबर व्याहकी के द्वारा एक बुक लिखी गई जो कहलाया तारीख सुबुक्तियन, तारीख सुबुक्तियन। एंड चौथा कुतुबी,
और ये उद्बी मोहम्मद गजनवी का दरबारी हिस्टोरियन हुआ करता था, यानी ये कोर्ट हिस्टोरियन था उसका, दरबारी इतिहासकार था। क्लियर हो गई बात दोस्तों। यह था सबसे पहला सफल टर्किश इन्वेजन या तुर्क आक्रमण। इसके बाद 12वीं शताब्दी में यानी 12th सेंचुरी में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा टर्किश यानी दूसरा तुर्क मोहम्मद घोड़ी हुआ। और मोहम्मद घोड़ी ने ही 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, मोहम्मद घोड़ी। मोहम्मद घोड़ी। इसका पीरियड था 1175 से 1206 ईस्वी तक। इनका पीरियड 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी गजनी नामक स्थान से आया था। इससे पहले जिसकी हमने बात की है, महमूद गजनवी, वो गजनी नामक स्थान से आया था और वो गजनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, इसीलिए हम उसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये भी आया तो अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान से ही था, लेकिन वहां पर गोल्ड वंश चला करता था, गोल्ड डायनेस्टी चला करता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ही वॉज अ संसबानी टर्किश, यह एक संसबानी तुर्क था। यानी कि इसकी जो जाति थी वो संसबानी कहलाती थी। और ध्यान रखेंगे 12th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन हुआ। एक्चुअली मोहम्मद गौरी के पिता के मरने के बाद मोहम्मद गौरी और इसके भाई के बीच एक करार हुआ, एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय किया गया कि मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान के पूरब यानी अफगानिस्तान के पूरब की दिशा में करेगा और इसका भाई गजनी से पश्चिम दिशा में करेगा। जहां एक तरफ महमूद गजनवी के हिंदुस्तान में बार बार आक्रमण करने का उद्देश्य यहाँ से धन लूटना हुआ करता था, यहाँ पर लूटपाट करना हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और अफगानिस्तान के गजनी से लेकर अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान तक फैलाने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था। कहने का मतलब उद्देश्य अलग अलग था। अपने साथ हजारों की संख्या में गुलाम लेकर आया था, यानी स्लेव्स लेकर आया था, दास लेकर आया था। लेकिन इनका सबसे खास, सबसे करीबी चार जो स्लेव्स था, जो चार दास था, जो चार गुलाम हुआ करते थे, जिसमें से सबसे पहला और सबसे खास था, तो पहला और सबसे खास था कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप जानते होंगे कि ये इसका दामाद भी था। ये मोहम्मद गौरी का क्या था, का ये दामाद भी था, यानी सन इन लॉ भी था। इसी मोहम्मद गौरी का दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर की बात करें तो था ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज। थर्ड नसीरुद्दीन कुबाचा।
एंड लास्ट एंड फोर्थ was बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। तो चलिए जानते हैं मोहम्मद गौरी का पीरियड 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। ये कब आया, क्यों आया, हमने बात कर ली कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी का हिंदुस्तान में सबसे पहला अटैक, यानी का जो पहला जो हिंदुस्तान में जो आक्रमण हुआ, यानी फर्स्ट अटैक, यानी कब हुआ था ये, 1175 को। तो ये कहाँ किया गया था, तो मुल्तान में। मुल्तान के कारमाटी मुस्लिम, यानी कारमाटी में जाति के मुस्लिम पर यह आक्रमण किया गया था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला आक्रमण किया मुल्तान पर, जहां पर कारमाटी मुस्लिम जाति के मुसलमान का शासन हुआ करता था। यह मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर किया जाने वाला पहला आक्रमण माना जाता है, जो कि 1175 ईस्वी में हुआ। लेकिन मोहम्मद गौरी भी जानता था, और मोहम्मद गौरी को भी इस बात की इल्म थी कि कभी गजनी से महमूद गजनी में हिंदुस्तान में गुजरात गया था और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर लाया था, जहां से उसे अपार धन या गोल्ड या सोने की प्राप्ति हुई थी। इसी उद्देश्य से मोहम्मद गौरी ने भी भारत में अपना अगला टारगेट गुजरात को बनाया। और ध्यान रखेंगे इसके बाद इन 1178 1178 ईस्वी में ही अटैक गुजरात, ये अटैक गुजरात यानी गुजरात पर आक्रमण किया। इसने गुजरात पर आक्रमण किया, और जिस समय इसने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक था भीम सेकेंड। टाइम गुजरात का जो रूलर था वो कौन था, भीम सेकेंड, जिसको हम लोग मूलराज सेकेंड भी कहते हैं। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ये करता था चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग, चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वंश। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, ही अटैक गुजरात। इस समय वहां पर भीम सेकंड या मुल्ला सेकंड द्वारा शासन किया जा रहा था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया तो इस पर क्रॉस अटैक यानी उल्टा आक्रमण कर दिया गया भीम सेकंड या मुलराज सेकंड द्वारा। मुलराज की जो सेना थी उसका नेतृत्व, मुलराज की जो सेना थी इसका नेतृत्व इसकी माता कर रही थी, जिसका नाम था नायिका देवी। नेतृत्व कर रहा था, यानी इसका जो क्या था, कमांडर इन चीफ था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड का जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, जिसका जो सैनिक सेना का जो नेतृत्व कर रही थी वो इसकी कौन थी, माँ थी, जिनका नाम था नायिका देवी। और चूंकि मुल्ला सेकंड या भीम सेकंड की सेना मोहम्मद गौरी की सेना से ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर पीछे हट गया, वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन मुल्ला सेकंड ने इसका पीछा करते हुए राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया। और 1178 में ही भीम सेकंड डिफीटेड गौरी इन माउंट आबू। भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन
माउंट आबू, और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। भीम सेकंड ने ही मोहम्मद गौरी को पराजित किया राजस्थान के माउंट आबू में। इसी माउंट आबू नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये अपनी माता नायका देवी के कहने पर उन्हें फिर रिहा कर दिया। और मोहम्मद गौरी को समझ आ गया कि गुजरात में जब तक मूलराज सेकंड या भीम सेकंड शासन कर रहा है, तब तक वहां पर आक्रमण करना, वहां पर लूटपाट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मोहम्मद गौरी उत्तर भारत की ओर बढ़ा और उत्तर भारत की तरफ बढ़कर अगले ही साल 1179 में कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1179 में ही इसने कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट था, जो उत्तरी क्षेत्र था, उस पर अधिकार किया जाकर मोहम्मद गौरी ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस समय इसने कश्मीर और पंजाब पर अधिकार किया, उस समय दिल्ली में यानी दिल्ली में एक डायनेस्टी चला करती थी, एक वंश चला करता था, जो क्या कहलाता था? चौहान डायनेस्टी, यानी चौहान वंश। और इसी चौहान डायनेस्टी का और इसी चौहान डायनेस्टी का चौहान वंश का रूलर हुआ करता था, यानी शासक हुआ करता था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और इसी पृथ्वीराज चौहान को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जो कहलाता है राय पिथोरा। या इसका और एक नाम भी है, पृथ्वीराज थर्ड, या पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय। इसको पृथ्वीराज तृतीय इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये चौहान डायनेस्टी का तीसरा रूलर था। पंजाब के ही भटिंडा नामक स्थान पर एक किला हुआ करता था, एक फोर्ट हुआ करता था, जो कि तवर हिंद किला या तवर हिंद फोर्ट कहलाता था। जो कभी भटिंडा के लिए जो कभी भटिंडा के किले पर अपनी दावेदारी रखता था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र पर अधिकार किया, तो उसने भटिंडा पर आक्रमण करके उस तवरहिंद के किले पर अधिकार करके अपनी दावेदारी पेश की। इसी बात को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच डिस्प्यूट शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ। और दोस्तों याद रखेंगे, इसी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि यानी कोर्ट पोएट, इसी पृथ्वीराज चौहान का एक कोर्ट पोएट हुआ करता था, यानी दरबारी कवि हुआ करता था, और जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। सॉरी, इसका एक पृथ्वीराज रासो इसने लिखा था। इसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक बुक लिखी थी। इसका कोर्ट पोएट का क्या नाम था?
चंद्र बरदाई। जो कि इसका परम मित्र था, ही वॉज चंद्र बरदाई, पोट पोएट चंद्र बरदाई। और इसी चंद्र बरदाई के द्वारा एक एपिक या एक महाकाव्य लिखा गया है। इसी चंद्र बरदाई ने एक एपिक लिखा है, तो हम लोग हिंदी में महाकाव्य कहते हैं, और जो कहलाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो ही वो इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स है जो हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच के मतभेदों और लड़ाइयों के बारे में जानकारी देता है। इसी पृथ्वीराज रासो से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब पंजाब और तबर हिंद के किले पर जब अपनी दावेदारी मोहम्मद गौरी ने पेश की, तो इधर दिल्ली में उस पर अपनी दावेदारी पृथ्वीराज चौहान रखा करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर डिस्प्यूट्स हुए। मोहम्मद गौरी बार बार पंजाब से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया करता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान वॉज वेरी पावरफुल, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान उसे पराजित कर दिया करता था, उसे हरा दिया करता था। लेकिन पराजित होते ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लिया करता था। और पृथ्वीराज चौहान का दिल तो इतना बड़ा था कि वो बार बार मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया करता था। ऐसा 16 बार हुआ, इट हैपेंड 60 टाइम। इस बात की जानकारी हमें केवल और केवल पृथ्वीराज रासो से मिलती है, और कोई ऐतिहासिक स्रोत इस बात को नहीं मानता, क्योंकि बाकी सारे के सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स या ऐतिहासिक स्रोतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कोई 16 लड़ाइयां नहीं हुई है। इन दोनों के बीच केवल 2 युद्ध लड़े गए हैं, जो कि तराइन नामक स्थान पर लड़े गए 1191 और 1192 ईस्वी में। ये इस बात की जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। लेकिन रासो से ये भी पता चलता है कि 16 बार माफ करने के बाद 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान का सब्र का बांध टूटा और दोनों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जो कहलाता है, कब लड़ा गया? 1191 में। जो कहलाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध। और ये लड़ा गया किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी वापस लौट गया, लेकिन हारते ही मोहम्मद गौरी ने माफी मांगी और एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। मोहम्मद गौरी वापस लौट गया और इस गौरी से पृथ्वीराज चौहान का ध्यान हट गया। इसको माफ करने के बाद इस गौरी से पृथ्वीराज चौहान का ध्यान हट गया। इसी समय, इसी टाइम उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, इसी टाइम कन्नौज में एक डायनेस्टी चला करता था जो कहलाता था गहरवाल डायनेस्टी। गहरवाल वंश। और इसी गहरवाल डायनेस्टी का जो रूलर हुआ करता था, इसी का जो शासक हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? राजा जयचंद। और इस राजा जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी, एक डॉटर हुआ करती थी, जिनका नाम था संयोगिता।
इसी संयोगिता से प्रेम करता था पृथ्वीराज चौहान। इस राजा जयचंद की बेटी कौन थी? संयोगिता। और इसी संयोगिता से प्रेम करता था पृथ्वीराज चौहान और इससे विवाह करना चाहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था राजा जयचंद। लेकिन राजा जयचंद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच 36 का आंकड़ा था। लेकिन एक बार राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का एक बार राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें सारे के सारे शासक को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, लेकिन सिर्फ नहीं बुलाया गया तो पृथ्वीराज चौहान को। इसी बात से पृथ्वीराज चौहान बेहद नाराज हुआ और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कन्नौज जाकर भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा करके पृथ्वीराज चौहान ले आया और उससे विवाह कर लिया। इस बात से बेहद अपमानित हुआ जयचंद। सोचिए, अपमानित होने वाली बात ही तो है कि जिससे 36 का आंकड़ा हो, यानी खास दुश्मन अपनी पुत्री को अगवा करके ले जाए और उससे विवाह कर ले। इस बात से बेहद अपमानित हुआ राजा जयचंद और राजा जयचंद ने कसम खाई कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। उधर पृथ्वीराज चौहान खुश भरे स्वयंवर से अगवा कर ले आए संयोगिता को। ऊपर से गाना भी शायद गाया होगा, मैं तुझको भगा लाया तेरे ही घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। अब विवाह कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन नाराज हो गया राजा जयचंद और कसम खा लिया इसका बदला लेने का। उधर मोहम्मद गौरी कहाँ मानने वाला था भाई, एक बार फिर से योजना बना रहा था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए। बस फिर क्या, अगले ही साल 1192 में, अगले ही साल 1192 में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाया सेकंड बैटल ऑफ राइन। राइन का दूसरा युद्ध या द्वितीय युद्ध। दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इस बार पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, बल्कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पराजित करते ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हैं, घर का बेदी लंका ढाए। क्योंकि इस बार राजा जयचंद मदद कर रहा था मोहम्मद गौरी का। राजा जयचंद की ही मदद से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी। और ध्यान रखेंगे 1192 में ही, और ध्यान रखेंगे 1192 में ही मोहम्मद गौरी established मुस्लिम रूल इन इंडिया, established मुस्लिम रूल इन इंडिया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना। ये कब किया गया? तो 1192 ईस्वी में ही। और इसके अगले साल 1193 में ही मेक दिल्ली हिज कैपिटल। ने दिल्ली को क्या बना लिया? अपना कैपिटल बना लिया, यानी राजधानी बना लिया। सभी इतिहासकारों का यही मानना है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। लेकिन पृथ्वीराज रासो में, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, उसमें कहानी का क्लाइमैक्स तो कुछ और ही है। पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित तो जरूर किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की थी। तो पृथ्वीराज चौहान और मुझे, यानी ये बरदाई कह रहा है, चंद्र बरदाई कह रहा है कि वह पृथ्वीराज चौहान और मुझे, यानी कि चंद्र बरदाई, दोनों को अपने साथ अगवा करके बंदी बनाकर अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर ले गया। और वहीं पर मोहम्मद गौरी के दरबार में जब बेड़ियों में जकड़े हुए पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान निडर होकर मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मोहम्मद गौरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, अपनी नजरें नीचे करो। लेकिन निडर
देखो, पृथ्वीराज चौहान ने आंखों में आंखें डालकर घूरता रहा। इस बात से नाराज होकर मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दिया जाए, इनको अंधा कर दिया जाए। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक अद्भुत कला जानता था, और आप जानती हैं वो क्या थी? पृथ्वी वो थी पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदीवान चलाना आता था। यानी कि जिसमें टारगेट को देखने की जरूरत नहीं है, अगर आवाज भी सुनकर तीर चला दिया जाए तो वो जाकर सीधे निशाने पे लगेगा। इसलिए जब गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन किया जा रहा था और अपने सिंहासन पर बैठकर उस राजकीय खेलों का लुत्फ उठा रहा था मोहम्मद गौरी, तो चंद्र बरदाई ऐसा लिखता है कि मैंने ही जाकर मोहम्मद गौरी से कहा कि सुल्तान, मेरे प्रिय मित्र पृथ्वीराज चौहान को एक अद्भुत कला आती है, ये शब्द भेदी वान चलाना जानता है। अगर आप चाहे तो कला का प्रदर्शन कर सकता हूँ। मेरी बात पर मोहम्मद गौरी को भरोसा नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी से मैंने शर्त लगाई कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खुलवाइए, उसके हाथ में तीर कमान दीजिए, फिर वो अपनी कला का कौशल आपको प्रदर्शित करेगा। मोहम्मद गौरी उत्सुक हुआ, क्यूरियस हुआ इस कला का कौशल देखने के लिए। इसीलिए मोहम्मद गौरी के आदेश पर सैनिकों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खोल दी गई। और आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों में एक तीर और एक कमान सौंप दिया गया। चंद्रबरदाई ऐसा कहता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को तीर और कमान दिया गया तो मैंने ही जाकर पृथ्वीराज चौहान को सचेत किया। एक प्रसिद्ध कविता जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों में लिखित है, ये कहते हैं कि मैंने ही जाकर पृथ्वीराज चौहान से कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। इसका मतलब है पृथ्वीराज चौहान, आपके और सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच 4 बांस यानी कि बैम्बूस और 24 गज का फासला है। ऊपर सुल्तान है और चूकना नहीं है। इसके बाद चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा, आप पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का आदेश दीजिए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने तीर चलाने का आदेश दिया, पृथ्वीराज चौहान ने तीर वहीं पर चला दिया जहां से आवाज आई थी। वो तीर जाकर सीधे मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो गया। और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में अपनी हार का बदला ले लिया मोहम्मद गौरी से। इसके बाद इस कहानी का क्लाइमेक्स पूरा करता है चंद्रबरदाई का बेटा, और कहता है कि इसके बाद चंद्रबरदाई ने खंजर से पहले पृथ्वीराज चौहान को मार डाला, फिर खुद को मार डाला। दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया जाता है और दोनों के लिए कहा जाता है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। लेकिन ये क्लाइमेक्स हमें सिर्फ चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों से मिलती है। इसके अलावा सारे के सारे ऐतिहासिक सोर्सेज यही जानकारी देते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच केवल 2 युद्ध लड़े गए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। फाइनली मोहम्मद गौरी द्वारा 1192 में मुस्लिम रूल की स्थापना की गई और 1193 में इसने दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया। जहां एक तरफ 1192 में मुस्लिम रूल स्थापित किया गया, वहीं 1192 में ही मोहम्मद गौरी की सेना में आए भारत में सबसे पहले सूफी संत, जिन्हें हम, और उसी समय 1192 में इसके सेना में आए कौन? एक सूफी संत। कब? 1192 में ही, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ही फाउंडेड सूफीज्म इन इंडिया। उसने सूफीज्म का स्थापना की। उसने किसकी स्थापना की? इसी ने फाउंडेड सूफीज्म।
यानी सूफी मत की स्थापना की। और इसने अपनी कोटेज राजस्थान के अजमेर में बनाई। इसका मतलब इन्होंने अपनी कोटेज राजस्थान के अजमेर में बनाई। अजमेर में ही इन्होंने सूफीज्म का प्रचार किया और मृत्यु भी अजमेर में ही हुई। और ध्यान रखेंगे अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कब्र है, इन्हीं की कब्र को कहा जाता है दरगाह अजमेर शरीफ। दरगाह अजमेर शरीफ किसकी कब्र को कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र को दरगाह अजमेर शरीफ कहा जाता है। इसके बाद अगले ही साल 1194 ईस्वी में एक और प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाया बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। जो एक टाइम राजा जयचंद मोहम्मद गौरी का ही साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ये वो राजा जयचंद है जो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद कर रहा था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। आप खुद सोचिए मोहम्मद गौरी कौन सा जयचंद का रिश्तेदार लगता था? सोचने वाली बात है। मोहम्मद गौरी की मदद की लेकिन अब खुद शिकार हो गया। यानी इस बैटल ऑफ चंदावर यानी चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड जयचंद। इस युद्ध को जीतने में मोहम्मद गौरी के एक गुलाम ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके मोहम्मद गौरी के एक स्लेव ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तुम लोग दास कहते हैं, गुलाम कहते हैं। और जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि चंदवार के युद्ध में एक इंपॉर्टेंट रोल, एक मुख्य भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाई, इसीलिए खुश होकर मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड हिम एज ए कमांडर इन चीफ। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपॉइंटेड एज अ कमांडर इन चीफ। यानी इसको अपना सेनापति बना लिया, सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। और मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में जितना क्षेत्र जीता था या हासिल किया था, उसका केयर टेकर कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बनाकर हिंदुस्तान से वापस गजनी लौट गया। और उसने हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।